दोस्तों, मैं मुकेश थार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल शिक्षापुर के ऊपर। तो ये आज हमारी बायोलॉजी की दूसरी क्लास है। तो पिछली क्लास हमने YouTube के ऊपर डाल दी है, उसके अंदर आप देख लेना जो भी हमने बायोलॉजी के बारे में सीखा है, बायोलॉजी कैसे बनी है, उसमें हमने सेल के बारे में पढ़ाया है, सेल कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में कितनी मदद करती है, कितनी हेल्प करती है। तो आज हम बायोलॉजी के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के इसमें हम सीखेंगे। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीव के लक्षण। तो हम पढ़ेंगे कि इसमें आएगा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इसको बोलेंगे जीव द्रव्य। तो हम देखते हैं कि कोई भी सेल होता है उसके अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है, लिक्विड पार्ट होता है, उसके अंदर जो भरा हुआ होता है मटेरियल लिक्विड, उसको ही हम प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये एक सेल है और ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कोशिका झिल्ली। और सेल का मतलब होता है कोशिका। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर, यहां पर जो सेल के अंदर ये जो लिक्विड फॉर्म भरी हुई है, मटेरियल जो भी है, यहाँ पे सॉलिड भी है, इसके अंदर लिक्विड और सॉलिड जो भी अंदर इसके मटेरियल भरा हुआ है, इसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी मतलब सेल के अंदर जो भी मटेरियल होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है और ये सॉलिड फॉर्म में भी होता है। इसके अंदर ये सभी, ये जो भी मटेरियल भरा हुआ है, इसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और ये क्या होता है, ये जो लिक्विड होता है ये होता है ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी, जिसको हम आर पार देख सकते हैं। एक मतलब जेली टाइप का लिक्विड होता है ये। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं सेमी लिक्विड। हिंदी में बोलेंगे इसको हम अर्ध द्रव्य। और ये सेमी लिक्विड में भी किस प्रकार का होता है, जेली टाइप का लिक्विड होता है ये। जेली टाइप का मतलब चिपचिपा सा होता है। ठीक है, और इसके अंदर एक ये जो यहाँ पे एक वो होती है, झिल्ली होती है, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखने का यही है ना। इसको हम बोलेंगे, सिलेक्टिव का मतलब होता है चयनित, पारगम्य झिल्ली। तो हम समझते हैं कि सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। ये वो मेम्ब्रेन होती है मतलब जो कंट्रोल करती है मटेरियल्स को, कंट्रोल मटेरियल्स। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इसका क्या काम होता है, भाई कितने मटेरियल इसके अंदर एंटर करेंगे और कितने मटेरियल्स यहां से बाहर जा सकते हैं। तो इन चीजों को ये कंट्रोल करेगी सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, चयनित पारगम्य झिल्ली। ठीक है,
प्रोटोप्लाज्म। देखेंगे कि हम पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर पहला पॉइंट क्या आएगा, जो सेल के अंदर था सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल स्टोर्ड इन सेल। ठीक है, जो भी मतलब लिक्विड या सॉलिड मटेरियल सेल के अंदर स्टोर होता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, दूसरा पॉइंट है कि इसकी मतलब जो सेमी लिक्विड होती है उसके अंदर भी 2 स्टेज होती है। भाई इसमें जो अंदर ये लिक्विड है इसकी कौन सी स्टेज होगी, तो ये होगी सोल फेज या फेज बोलेंगे हम इसको, सोल फेज लिक्विड। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होता है, इसके अंदर होगी सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ताकि जो इसके अंदर सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स एंटर या एग्जिट कर सके। तो यहां तक है हमारा प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव्य को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रोटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है ऑर्गेनेल्स। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कोशिका द्रव्य। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे कोशिकांग। इसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर तो होगा लिक्विड मटेरियल जो एक सेल के अंदर स्टोर होता है, इसमें तो आएगा लिक्विड मटेरियल और इसके अंदर आएगा सॉलिड मटेरियल। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। और इसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनल्स के आगे और भी है। यहां पर लिख देते हैं ऑर्गेनल्स। इसमें क्या होता है, एक तो ये होता है वाइटल एक्टिविटीज, मतलब जीवित जो भी इसके अंदर मटेरियल होगा वो लिविंग होगा, जीवित होगा। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है एक्टिव, सक्रिय होते हैं, एक्टिव बॉडीज। ठीक है, उसके जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं हम। तो पहला एग्जांपल होता है न्यूक्लियस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, और राइबोसोम्स और लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। ये क्या करता है, ये जो ऑर्गेनेल्स क्या होता है इसके अंदर, ये जो सभी पार्ट है जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस वो स्वैच्छिक क्रियाएं, जैसे कि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, ये सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है जो अपने आप हो रही है। ठीक है, ये इनके अंदर न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करती है।
इसके बाद देखेंगे जूलियस हेक्सले। ये जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कहा था कि इन्होंने मतलब एक डेफिनेशन दी थी इस चीज की, प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। तो ये क्या होता है, इट इज ए फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हिंदी में लिखेंगे हम इसको, यह है जीवन की भौतिक इकाई है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि सेल के बारे में, सेल भी होती है, वो भी एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। मतलब इसके अंदर क्या आ गया, फिजिकल। अगर भौतिक पूछ ले आपसे, अगर आपसे भौतिक पूछे तो भौतिक के अंदर आएगा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अगर सेल के बारे में पूछे वो हो जाएगी बेसिक यूनिट ऑफ सिंपली लाइफ हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर बहुत फिजिकल है। फिजिकल मतलब भौतिक इकाई है, इस चीज की है, ठीक है। नोट कर लेना ये बात। तो इसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता, इस चीज को हम कैसे समझेंगे कि जैसे जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, उनके अंदर हम उनको पहचानने के लिए, मतलब वैसे तो हम सबको सेम दिख रहे हैं, लेकिन उनमें भी वेरिएशन आ रहे हैं, विभिन्नताएं हैं कि भी वो, जैसे कोई पशु कैसे काम करते हैं, आदमी कैसे कार्य करता है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, उस चीज को समझने के लिए हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं वेरिएशन, विभिन्नताएं, उनके अंदर क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, विभिन्नताएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले मतलब किन किन चीजों के आधार पर हम उस चीज को पहचान सकते हैं। पहला है शेप, दूसरा है साइज, और तीसरा है कलर, ठीक है। शेप को बोलेंगे आकृति के आधार पर, आकार के आधार पर, जैसे कि वह छोटा या बड़ा, और रंग के आधार पर। इन तीन चीजों के आधार पर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आपस में मतलब पहचान कर सकते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इन तीनों के भी अलग अलग आगे चल के 3 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनको हम कैसे पहचानेंगे। 3 पार्ट हो जाएंगे आगे। पहले आएगा एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीवी, जिनको हम, अब ये है एनिमल्स है, प्लांट्स है, इनको हम अच्छे मतलब बिना माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जैसे कलर्स है, रंग है, रंग के आधार पर पौधों को कैसे पहचान सकते हैं। जैसे कलर्स इन प्लांट्स, ज्यादातर पौधे क्या होते हैं, हरे होते हैं,
तो उनका हरा होने का भी एक कारण होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट, हिंदी में बोलेंगे हम इसको हरित वर्ण। इसमें मतलब ज्यादातर पौधे हम देखते हैं हरे ही होते हैं। तो हरे किस कारण होते हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण, क्योंकि क्लोरोफिल, अगर पौधे के अंदर क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा सूर्य के द्वारा एनर्जी लेकर, ठीक है। उसके अंदर क्लोरोफिल मिलेगा आपको, ठीक है। हरित वर्ण या इसको पर्ण हरित भी बोल सकते हैं। पर्ण हरित, पर्ण का मतलब होता है पत्ते, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कलर्स इन ह्यूमंस। ज्यादातर देखते हैं कि ह्यूमंस के अंदर तो एक सेम ही कलर होता है, वो पूरी बॉडी का सेम कलर होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी स्किन पूरी एक रंग की होती है। तो ह्यूमंस को किस प्रकार, मतलब ये रंग किस चीज से आता है? मिलेनिन के कारण। मिलेनिन, मिलेनिन, इसके कारण जो ह्यूमंस बॉडी होते हैं उसके अंदर कलर के द्वारा हम पहचान सकते हैं, ठीक है। मिलेनिन पिगमेंट बोलेंगे हम इसको। पिगमेंट का मतलब होता है वर्ण, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि भाई जो वुमेन्स के अंदर जो कलर्स होता है वो सेम कैसे हो सकता है? किसी के अंदर तो काला रंग होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का व्हाइट होता है। तो मिलेनिन के भी आगे चलकर डिवाइड किया गया है अलग अलग में कलर्स में। कलर्स इन मिलेनिन, इसके अंदर कैसे कैसे कलर हो सकते हैं? ब्लैक, दूसरा है ब्राउन, तीसरा कलर है येलो, और चौथा कलर है हमारा व्हाइट। अब हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पे रहने वाले ह्यूमंस होते हैं, उनका अलग अलग कलर पाया जाता है। कहीं पे धूप ज्यादा है तो वहां के जो ह्यूमंस होंगे, मनुष्य होंगे, उनका रंग काला पड़ जाएगा। जैसे कि ब्लैक कलर है, ये किस साइड मिलता है ज्यादा? साउथ अफ्रीका साइड, वहां पे ब्लैक कलर होता है ह्यूमंस का, ठीक है। उसी प्रकार ये ब्राउन कलर है, ब्राउन कहां पे मिलेगा? इंडियंस हो गए, भारतीय हो गए, ठीक है। और बांग्लादेश, ये एग्जाम्पल है इसके, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम समझने के लिए इन एग्जाम्पल्स का यूज कर रहे हैं एक बार, ठीक है। येलो कलर्स मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही पीला हो जाएगा, लेकिन पीले रंग जैसा, मतलब, ठीक है। ये जैसे चाइनीज होते हैं या कोरियंस होते हैं, इनका रंग किस प्रकार का होता है? येलो का, ठीक है। उसी प्रकार व्हाइट है, व्हाइट कौन से होंगे? यूरोपियंस, और जापानीज, तो इनका कलर व्हाइट होता है। इस प्रकार हम मिलेनिन के द्वारा इनको अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हम, ये यहां तक कंप्लीट हो गया। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंदर क्या आएगा? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हम हिंदी में बोलेंगे उपापचयन। उपापचयन वो एक्टिविटी जो अपने आप होती रहती हैं, उनको करने के लिए मतलब किसी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हम
खाते हैं, खाना पीना, जो रेगुलर एक्टिविटीज है जो चलती रहती हैं, उठना बैठना, ठीक है। ये क्या होती है? वाइटल एक्टिविटीज, जीवित क्रियाएं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होंगी वाइटल एक्टिविटीज, ठीक है। वाइटल का मतलब होता है जैविक, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म की अगर हम डेफिनेशन देना चाहे तो मतलब किस प्रकार हम इसको बता सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटीज होती हैं वो किन के कारण होती है? मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज occurs due to chemical reactions। इसका मतलब होता है रासायनिक क्रियाएं। जितनी भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती हैं वो रासायनिक क्रियाओं के कारण होती है, जितनी भी होती हैं, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे, इसको रख करता हूं, ये यहीं पे खत्म हो गया, कि जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती हैं। टॉपिक है हमारा ये यहाँ पे बायो केमिकल रिएक्शंस, जैविक क्रियाएं, ठीक है। जैविक नहीं मतलब जैव रासायनिक क्रियाएं, सॉरी जैव रासायनिक क्रियाएं, ठीक है। इनको डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। पहली तो होती है एनाबॉलिज्म, और दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म। हिंदी में बोलेंगे हम इसको उपचय, और इसको कैटाबॉलिज्म को बोलेंगे अपचय, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, यहां पे लिख लेते हैं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ठीक है। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है बायोकेमिकल रिएक्शंस को, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? सिंथेसिस होएगा, सिंथेसिस संश्लेषण, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा? संश्लेषण का मतलब तो आप समझते होंगे, मतलब कोई भी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपस में जुड़ के एक जो बड़ा प्रोडक्ट बना ले, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सिंथेसिस, संश्लेषण। सिंथेसिस का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूटना। इसके अंदर एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होएगा? जैसे ये मटेरियल्स हैं छोटे छोटे, इनका सिंथेसाइज होने के बाद एक ये
केवल एक बड़ा प्रोडक्ट बना देंगे, मतलब ये आपस में जुड़ जाएंगे, यहाँ पे जुड़ेंगे ये, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल या जो भी सब्सटेंसेस है वो जुड़ के एक बड़ा प्रोडक्ट बनाए, उसको हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म, ठीक है। और कैटाबॉलिज्म के में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे एक जो सब्सटेंस होएगा बड़ा, वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, वो डिवाइड होकर ऐसे ऐसे बना देगा। तो यहाँ पर तो जो बड़ा सब्सटेंस है वो टूट कर छोटे पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे तो हो गया इसका टूटना, ब्रेक डाउन, और यहाँ पे हो गया जुड़ना, सिंथेसिस। सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है। और इसके अंदर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म से ही चेंज हो जाएगा सिंपलर में। अब देखने वाली बात ये है इसके अंदर कि ये जो दोनों प्रोसेस हो रही हैं, ये दोनों प्रोसेस हो रही हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। अगर ये यहाँ से टूट के जुड़ेगा तो ये यहाँ पे जाके जुड़ेगा तो तभी टूटेगा। ये दोनों एक दूसरे मतलब साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे हम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। मान लीजिए हम एक एनाबॉलिज्म का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलेंगे हम पोषण। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाना खाने के बॉडी के अंदर जाने के बाद वो खाना सिंपलर पार्टिकल्स में सिंपलर फॉर्म में होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो अंदर जाके मतलब आपस में प्रोसेस करेंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगी, उसके बाद वो एक सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कि एनर्जी। लास्ट में ये एनर्जी के रूप में मिलेगा। ये क्या होंगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, वाटर, ये सब मिलके सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएगी। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लास्ट में हमें जाके उसी खाने से एनर्जी प्राप्त होगी, ठीक है। उसके बाद कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसका एग्जांपल होएगा जैसे रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन इसको बोलेंगे हिंदी में हम श्वसन या सांस लेना व छोड़ना, ठीक है। इसी प्रकार एक्सक्रिएशन, इसमें क्या होएगा, जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन भी लेते हैं और CO2 भी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो हम अब्जॉर्ब कर लेंगे, कम मात्रा में होगी वो, ठीक है, क्योंकि अंदर CO2 बहुत ज्यादा होगी, तो CO2 तो बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। जैसे कई बार हम बोलते कि मोटे होने लग जाते हैं, तो उस प्रकार डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलेगा, आप सुबह मॉर्निंग वॉक शुरू कीजिए। उससे क्या फायदा होता है, क्योंकि सुबह की जो हवा होती है, स्वच्छ हवा होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो जब हम रेस्पिरेशन के द्वारा ऑक्सीजन इनटेक करेंगे, अंदर लेंगे, तो उसके द्वारा जो हमारा जो फालतू की कैलोरीज हैं वो सारी बर्न होकर हमारा जो फैट है वो कम हो जाएगी, हम पतले हो जाएंगे। तो इसलिए ऑक्सीजन तो अंदर जाएगी हमारे और CO2 बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसलिए बेनिफिट होता है मॉर्निंग वॉक का। और उसी प्रकार एक्सक्रिएशन है, जो भी हमने खाया है, जैसे पानी लगा लो, आप खाना लगाओ, तो वो पानी तो पसीने के द्वारा बाहर निकल जाएगा, और जो भी खाना बचेगा वो यूरिन के द्वारा, या सबसे ज्यादा बनता है यूरिया के द्वारा हमारे शरीर से बाहर हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद पांचवा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर क्या आएगा, जैसे देखते हैं रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन क्या आएगा, श्वसन। श्वसन क्या है, एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। फूड है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जटिल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे हम, जटिल पदार्थ। रेस्पिरेशन को समझते हैं पहले कि रेस्पिरेशन होता क्या है। श्वसन, श्वसन क्या होता है, सबसे पहले हम सांस लेंगे तो इसको बोलेंगे हम ब्रीदिंग, सांस लेना या छोड़ना। इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन लेंगे हम, ऑक्सीजन का इंटेक करेंगे। तो ऑक्सीजन को इंटेक करेंगे, उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है हमारे शरीर में जाकर इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। ऑक्सीकरण हिंदी में बोलेंगे इसको, ऑक्सीकरण, ठीक है। उसमें क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले रहे हैं, तो उसके बाद ये ब्रीथिंग होने के बाद जो भी जितनी भी कैलोरीज है वो टूट जाएंगी, मतलब कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, बर्न ऑक्सीजन के द्वारा। बर्न होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में आ जाएगी, सिंपलर फॉर्म में आ जाएगी। जैसे कि ब्रेकडाउन किस चीज का होगा, इसके अंदर ब्रेकडाउन, भाई ये कैटाबोलिक प्रोसेस है तो इसके अंदर ब्रेकडाउन तो होगा। ब्रेकडाउन किन किन चीजों का होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट्स होगी, प्रोटीन हो गए जो हम खाने के द्वारा अंदर लेते हैं, विटामिन हो गए, और जो एक्स्ट्रा फैट होती है वो फैट्स होगी, मिनरल्स हो गए, मिनरल्स को बोलते हैं खनिज, ठीक है। इन चीजों का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण, ऑक्सीकरण के द्वारा ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में आ जाएगी। और उनके ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी को बोलते हैं ऊर्जा। और ऊर्जा किस फॉर्म में मिलेगी, देखते हैं। इसके बाद ऊर्जा मिलेगी हमें एटीपी की फॉर्म में, एटीपी, एटीपी की फॉर्म में हमें एनर्जी मिलेगी। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ ले आपसे कोई, तो इसकी फुल फॉर्म होगी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ये यहां तक ही है। इसके बाद आता है सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर क्या आएगा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलेंगे पोषण, पोषण। तो न्यूट्रिशन को भी आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 टाइप्स में।
न्यूट्रिशन, पोषण। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा है हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हिंदी में बोलेंगे हम ऑटोट्रोफ्स को बोलेंगे स्व पोषण, और इसको बोलेंगे हम परपोषण। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं? जो मतलब अपना खाना स्वयं तैयार करें, मतलब किसी की अन्य की डिपेंड, मतलब उसके ऊपर डिपेंड ना हो, मतलब अपना खाना अपने खुद के दम पे तैयार करें, ठीक है, उसको बोलेंगे हम ऑटोट्रोफ्स। और इसको बोलेंगे, जो हेट्रो का मतलब होता है दूसरों के ऊपर डिपेंड रहे, पर का मतलब होता है दूसरा, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहे अपने खाने के लिए, फूड के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऑटोट्रोफिक है तो दूसरों के मतलब खुद का खाना तैयार करेगा अपने दम के ऊपर, तो ये बन जाएंगे ऑटोट्रोफ्स, स्वपोषी, ठीक है। और जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे हेटरोट्रोफिक होते हैं वो, तो यहाँ पे हो जाएगा हेटरोट्रोफ्स। हिंदी में बोलेंगे हम इसको परपोषी, जो दूसरों के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड रहे। ठीक है, इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं ऑटोट्रोफ्स के। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि प्लांट्स है, पादप, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने खाने के लिए मतलब दूसरों के ऊपर, मतलब खुद का, ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपना खाना स्वयं तैयार करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होती है, जिसके द्वारा ये सूर्य से एनर्जी लेंगे, एनर्जी लेकर सूर्य की ऊर्जा लेकर ये अपना खाना स्वयं तैयार कर सकते हैं प्लांट्स, ठीक है। उसी प्रकार हेटरोट्रोफ्स, परपोषी, ये अपने खाने के लिए हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। इसका एग्जाम्पल है एनिमल्स, जंतु। कोई भी जंतु है, मोस्टली जंतु ऐसे हैं जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, इसलिए वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, ठीक है। और इसका और एग्जाम्पल देखेंगे, दूसरा है एल्गी, एल्गी को बोलेंगे हम शैवाल। तीसरा एग्जाम्पल देखें तो इसका आएगा यूग्लिना, यूग्लिना को हिंदी में भी यूग्लिना ही बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हेटरोट्रोफ्स के एग्जाम्पल देखते हैं, और इसमें इसका पहला ये हो गया एनिमल्स, दूसरा हो जाएगा इसका फंगाई, इसको बोलेंगे हिंदी में काउक। तीसरा बोलेंगे एग्जाम्पल इसका पैरासाइट्स, पैरासाइट्स, ठीक है, परजीवी। तो ये अपना खाना स्वयं तैयार नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जू है जो हमारे सिर में हो जाती है, डैंड्रफ बोलते हैं उसको, वो रहती भी हमारे सिर के ऊपर है, और मतलब न्यूट्रिशन भी हमारे सिर से ही लेती है, मतलब जैसे ब्लड लेती है, वो ब्लड भी तो हमारे सिर से लेती है, और रहने के लिए भी जो स्थान यूज करती है वो भी हमारे सिर के अंदर ही है, बालों के अंदर रहती है।
तो इस प्रकार ये मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ये अपना खाना स्वयं तैयार नहीं कर सकती। ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, हेटेरोट्रोफ्स और ऑटोट्रोफ्स के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे कि 7वां कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का। 7th कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर आएगा एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन को हिंदी में बोलेंगे हम उत्सर्जन। उत्सर्जन जैसे कि हम देखते हैं हमारे शरीर के अंदर किडनी है, तो किडनी जैसे जो भी हम पानी पिएंगे तो उसको फिल्टर करके उसका यूरिन बना देगी, ठीक है। यूरिन के द्वारा वो शरीर से बाहर निकल जाएगा, उत्सर्जन प्रोसेस होगी, मतलब उत्सर्जन बोलेंगे हम उसको, एक्सक्रिएशन, ठीक है। तो ये क्या होती है, एक कैटाबोलिक प्रोसेस होती है। कैटाबोलिक प्रोसेस, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगी, तो कॉम्प्लेक्स से ये टूटकर सिंपल फॉर्म में डिवाइड हो जाएगी, सिंपल फॉर्म में। जो भी हम पानी पी रहे हैं उसको मतलब फिल्टर करके उसको एक्सक्रिएट कर देगी, मतलब अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगी। कैटाबोलिक प्रोसेस बोलेंगे हम इसको, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में उसको कर देगी, डिवाइड कर देगी। और क्या होता है, जैसे कि हम CO2 एक्सक्रिएशन किन किन चीजों के कारण होता है, जैसे कि हम CO2 लेते हैं, CO2 भी होगी गैसेज की फॉर्म में, ठीक है। गैसेज में आगे CO2 होगी, नाइट्रोजन होगी। तो ये एक्सक्रिएशन किन किन फॉर्म में करेगी, एक तो गैसेज की फॉर्म में भी हो जाएगा, प्लस में नाइट्रोजीनियस वेस्ट, इन दोनों की फॉर्म में भी ये एक्सक्रिएट करेगी हमारी बॉडी से जो भी पार्टिकल है, मतलब उसका कैटाबोलिक प्रोसेस के द्वारा एक्सक्रिएट कर देगी, ठीक है। जैसे कि यूरिक है, यूरिया है और अमोनिया है, इनकी फॉर्म में ये एक्सक्रिएशन कर देगी। ये यहीं तक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 8वां कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एट्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर आएगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हिंदी में बोलेंगे हम इसको प्रजनन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको अपनी जो भी स्पीशीज है उसको आगे बढ़ाने के लिए मतलब एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, उसकी हेल्प उसको लेनी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार से रिप्रोडक्शन क्या आ जाएगा, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखना चाहे तो मतलब अपनी ही प्रजाति का आगे बढ़ाना, अपनी ही तरह के प्रजाति स्पीशीज को बढ़ाना, फॉर्मेशन ऑफ सेम स्पीशीज, अपनी ही प्रजाति को आगे बढ़ाने की जो प्रोसेस होती है उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीशीज है जो आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। ये बहुत जरूरी प्रोसेस है। इसके बाद क्या देखेंगे कि हम इसको भी रिप्रोडक्शन को भी आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है इसका एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। एसेक्सुअल क्या होता है, एसेक्सुअल होता है अलैंगिक, हिंदी में बोलेंगे अलैंगिक।
और सेक्सुअल का मतलब होता है लैंगिक। अब हम समझते हैं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल होता है क्या है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। चलिए देखते हैं। जो एसेक्सुअल होता है ना, इसके अंदर हमें क्या होएगा, किसी भी पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब वो खुद पे डिपेंड रहता है, उसका रिप्रोडक्शन है वो स्वयं से ही हो जाएगा, उसको किसी अन्य पार्टनर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नो एनी पार्टनर नीड फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, मतलब इस एसेक्सुअल में क्या होता है, इसको किसी भी पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए। उसी प्रकार देखते हैं सेक्सुअल में, इसको बोलते हैं लैंगिक। इसमें क्या होता है, इसको अपनी स्पीशीज है जो भी सेम स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए इसको सेक्स करना पड़ेगा, और सेक्स के लिए इसको क्या जरूरत पड़ेगी, इसको एक पार्टनर की नीड होगी। बिना पार्टनर के ये अपनी स्पीशीज को आगे नहीं बढ़ा सकता। इसको बोलेंगे नीड टू फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, नीड यहां पे पार्टनर लिख लेना, नीड पार्टनर टू फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, तो ये यहीं तक है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों समझ में आ गए होंगे आपको। इसके बाद हम देखते हैं हम इसका 9th कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा। 9th कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें आएगा सेंसिटिविटी। इसका मतलब होता है, हिंदी में बोलेंगे हम इसको संवेदनशीलता। मतलब किसी भी चीज को महसूस करना कि वह गर्म है ठंडी है, किसके द्वारा करेंगे हम, स्किन के द्वारा। सेंसिटिविटी नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह गर्म है यह ठंडा है। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलेंगे सेंसिटिविटी। गर्म या ठंडा, या और भी इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो मेनली यही काम होता है इसका। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, जो 10वां, ये यहीं पे होगा खत्म। इसका जो 10वां कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा, 10th होएगा। चलो यहीं पे लिख लेते हैं ऊपर। 10th जो कैरेक्टरिस्टिक होएगा वो होएगा इसका एडेप्टेशन। अनुकूलन। तो हम देखते हैं कि सेंसिटिविटी और एडेप्टेशन ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब डिपेंड रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे कहीं भी अगर गर्मी ज्यादा है, मतलब और जो अन्य प्लेसेस हैं वहां पे गर्मी ज्यादा है, तो हम अगर रेगुलर वहीं पे रह रहे हैं तो हम उस चीज को महसूस नहीं करेंगे इतना, क्योंकि हम उस चीज के अनुकूल ढल जाएंगे। यहाँ पे सर्दी है तो सर्दी में रहने वालों को ज्यादा सर्दी नहीं लगती। इस प्रकार सेंसिटिविटी होती है जो वो टाइम के अनुसार इसके अडेप्टेशन हो जाएगी, इसके अनुकूल हो जाएगी, जो भी हम जहाँ पे भी रह रहे हैं, जो भी फील करते हैं उस चीज के लिए। इसके बाद है
11th कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। 11th में आएगा लाइफ साइकिल, या हिंदी में बोलेंगे जीवन चक्र। तो जितनी भी बायोलॉजी हमारी लास्ट में यहीं पे आकर रुकती है, इसी के ऊपर डिपेंड होती है, लाइफ साइकिल के ऊपर। तो जीवन चक्र में क्या रहेगा, एक मेल प्लस फीमेल आपस में ये क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे आपस में। मतलब ये संबंध बनाने पर एक जाइगोट तैयार होता है। जाइगोट, जब मेल और फीमेल आपस में सेक्स करेंगे उसके बाद एक जाइगोट तैयार होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को बोलेंगे भ्रूण। ठीक है, और एम्ब्रियो के बाद तैयार होगा फीटस। फीटस को भी हम भ्रूण बोलेंगे, बाद में बताऊंगा आपको क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। फीटस के बाद क्या होगा, एक न्यू बोर्न बेबी हो जाएगा। न्यू बोर्न बेबी, नवजात शिशु। नवजात शिशु, इसको ऊपर बनाते हैं क्योंकि तो यहाँ पर कंप्लीट नहीं आ सकता। देखिए समझते इसको। यहाँ पर जाइगोट तैयार हुआ मेल और फीमेल के सेक्स के बाद। ठीक है, जाइगोट के बाद तैयार होगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद तैयार होगा फीटस, और फीटस के बाद एक चाइल्ड या न्यू बोर्न बेबी। उसके बाद क्या आएगा, प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी के बाद क्या आएगा, एडल्ट। एडल्ट के बाद क्या आएगा, ओल्ड एज, और ओल्ड एज के बाद डेथ। तो ये लाइफ साइकिल है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो जाइगोट को बोलेंगे भ्रूण, और इसको भी भ्रूण बोलेंगे हम, और इसको बाल्यावस्था। बाल्य अवस्था, प्यूबर्टी होती है, ये होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था, और एडल्ट हो जाएगा वयस्क, और ये इसका आएगा वृद्धावस्था। वृद्धावस्था। ठीक है, तो ये जितने भी हम चेंज देख रहे हैं ये एक समय के दौरान होंगे। ये है नहीं भाई एकदम से ये सभी कंप्लीट हो जाएंगे, ये एक अकॉर्डिंग टू टाइम चलेंगे। और टाइम क्या होता है, जैसे कि ये तैयार होने के बाद ये इसको फीटस तैयार होगा, फीटस को तैयार होने में लगभग लग जाएंगे 8 वीक्स। 8 वीक्स में फीटस तैयार होगा। उसके बाद ये हो गया चाइल्ड, मतलब चाइल्डहुड भी बोल सकते हैं इसको, न्यूबॉर्न बेबी बोल, बाल्यावस्था भी बोल सकते हैं। ठीक है, बचपना भी बोल सकते हैं। तो ये कितने मतलब किस टाइम तक होता है, 9 से 11 साल तक। ठीक है, 9 से 11 साल तक हम बाल्यावस्था बोलेंगे, और उसके बाद 11 से 18 साल तक बोलेंगे हम प्यूबर्टी या किशोरावस्था। ठीक है, उसके बाद 18 से ऊपर इसको बोलेंगे अप टू 18। 18 से ऊपर आ जाएगी अडल्ट, वयस्क अवस्था। ठीक है, और उसके बाद 18 से 60 साल
ये आ जाएगी ओल्ड एज, मतलब बुढ़ापा। ठीक है, उसके बाद मृत्यु हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि ये जो मैंने दो भ्रूण लिखे हैं, इन दोनों को भ्रूण बोलेंगे, तो इनमें क्या डिफरेंस होएगा। फीटस तो तैयार होगा 8 वीक्स में, तो जब एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, तो ये क्या होता है कि ये एक इमेच्योर फॉर्म होती है, इमेच्योर फॉर्म, हिंदी में बोलेंगे अपरिपक्व अवस्था। अभी मतलब ये वेल डेवलप्ड नहीं हुआ है एम्ब्रियो, इसको इसलिए इसको बोलेंगे अपरिपक्व, मतलब जो अभी बिल्कुल तैयार नहीं हुआ, इमेच्योर फॉर्म। और जब फीटस 8 वीक्स के बाद जो फीटस तैयार हो जाएगा उसको बोलेंगे हम परिपक्व अवस्था, या इंग्लिश में बोलेंगे मैच्योर फॉर्म, मैच्योर फॉर्म। ठीक है, समझ में आया यहां तक। 9 से 11 चाइल्ड न्यू बॉर्न बेबी बाल्यावस्था होती है, 11 से 18 प्यूबर्टी किशोरावस्था, और 18 से ऊपर हो जाएगी अडल्ट वयस्क, जिसमें हम सब कुछ समझने लग जाएंगे। और उसके बाद 18 से 60 होती है ओल्ड एज, वृद्धावस्था, उसके बाद डेथ। ठीक है, ये यहां तक है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो न्यू सेल कैसे बनती है, मेकिंग ऑफ ए न्यू सेल, नई कोशिका का बनना। नई कोशिका कैसे बने, जैसे कि ये तो है नहीं भाई, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल होती है एक टाइम के अंदर वो सभी मर जाएंगी, तो आगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पेसीज आगे नहीं चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे कि समझते हैं इस चीज को डायग्राम के द्वारा, जैसे कि एक सेल है, तो इस सेल को बोलेंगे हम पेरेंट सेल, मतलब जनक कोशिका। जनक कोशिका। इसके बाद क्या होगा, जब एक टाइम के बाद ये जो कोशिका है ये टूट के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, मतलब ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, 2 नई कोशिका तैयार हो जाएंगे इसके खत्म होने के तुरंत पहले। ठीक है, इसको खत्म होने के टाइम लगता है, उससे पहले 2 नई कोशिका में इसका डिवीजन हो जाएगा, 2 नई कोशिका तैयार हो जाएंगी। ठीक है, इन दोनों सेल्स को बोलेंगे हम डॉटर सेल। डॉटर सेल, संतति कोशिकाएं, संतति कोशिकाएं। संतति कोशिकाएं बोले हम इन दोनों सेलों को, ये एक अलग सेल है, ये अलग सेल है, ये पेरेंट सेल है। ये सेल खत्म होने से पहले 2 नई कोशिका बना देगी, ताकि जिससे लाइफ जो सर्कल है वो चलता रहे। ठीक है, और जैसे कि आरबीसी है, आरबीसी की पूरी लाइफ कितनी होती है एक सेल की, 120 दिन, 120 डेज। 120 दिन के अंदर मतलब ये खत्म हो जाएगी, लेकिन खत्म होने के पहले ये एक नई सेल बनाने के बाद ही इसका डिस्ट्रॉय होएगा। ठीक है, उससे पहले ये नहीं होगी। तो यहां तक समझ में आया होगा आपको।